जिस प्रकार आपने डिसीजन छत्तीसगढ़ में दिया है वहां पूरा का पूरा प्रोसीजर चल रहा था, तो उसी तरह हमारे यहाँ भी शुरू हो गया था। तो उसी तरह का कुछ आप डिसीजन हमें दे दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक रूल रेगुलेशन है कि कोई समान व्यक्ति के पास केस नहीं भेज सकता। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो बेंच जो है सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजता है। डीएलएड वाले ही रहेंगे, बीएड वाले बाहर होंगे, ये तो स्पष्ट रूप से। लेकिन बिहार सरकार भी यही सोच रही है कि क्या बीएड वालों को बाहर करके दें या उनको शामिल करके दें। इसलिए बिहार सरकार कोई बहुत एग्रेसिव होकर काम नहीं कर रही है, वो चुपचाप देख रही है कि क्या वो डिसीजन देते हैं, उसी के हिसाब से वो निर्णय लेंगे। गेम शुरू हो गया तो उसके नियम बीच में बदले नहीं जा सकते। ऐसा लोग मतलब इसमें अपनी तर्क दलील दे रहे थे। डीएलएड वाले बेचारे अपना हक लेके भी जो उनको चीज मिल नहीं रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा, बिहार सरकार क्यों गई थी जान लीजिए। बिहार सरकार ये गई थी कि हमको ये आप एक गाइडलाइन दीजिए कि क्या हम बीएड वालों को शामिल करें कि ना करें। तो कहा, तो बोपन्ना साहब की बेंच ने कहा कि भाई ये केस चूंकि हम लोग देख ही नहीं रहे हैं, ये केस देख रहे हैं अनिरुद्ध साहब, तो आप उनके पास जाइए, वही आपको बताएंगे। लेकिन अनिरुद्ध साहब के जो है बेंच ने ऑलरेडी डिसीजन दे रखा है डीएलएड वालों के पक्ष में। ये नहीं कि 20 तारीख को सुना ही जाएगा। 20 तारीख की संभावना है कि उसमें जो है चीफ जस्टिस साहब भेज सकते हैं अनिरुद्ध बोस के जो है कोर्ट में, उनके बेंच में भेजा जा सकता है। जो 9, 10, 11, 12 वाले हैं उनके रिजल्ट को जारी किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ताकि उन बच्चों को रिलीफ मिल सके। वो जो मानसिक ताड़ना में वो बेचारे झेल रहे हैं जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, तो उनको मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। सुप्रीम कोर्ट में बीएड डिग्रीधारी कैंडिडेट्स का मामला चल रहा है। कल सुनवाई भी हुई और आपको बता दें कि जो समाचार पत्रों में और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास इस केस को भेज दिया गया है और संभावना बताई जा रही है कि 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। हमारे साथ हैं रमांशु सर। आपको बता दें कि पहले सचिवालय सेवा में रह चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी किए हुए हैं, तो कानूनी जानकारी भी रखते हैं। तो सर से ही हम लोग बात करेंगे कि सर आखिर कल हुआ क्या और क्या आगे का भविष्य है। सर क्या सर कहा जा रहा है कि सीजीआई सुनेंगे, कभी कहा जा रहा है अनिरुद्ध बोस सुनेंगे, क्या है सर मामला इसमें? देखिए, इसमें 2-3 मैटर को हम लोग एक साथ देखना पड़ेगा। अभी आप लोग ने देखा होगा कि 9 अगस्त को जो है बिहार सरकार गई थी, ठीक है, कोर्ट में। तो जब कोर्ट में गई तो बोपन्ना साहब की जो है कोर्ट में गई थी, और बोपन्ना साहब ने एक बात को जब देखा तो कहा कि साहब ये मैटर तो जो है अनिरुद्ध बोस साहब का जो है बेंच देख रहा है, तो वहीं इसको हम भेज देते हैं। अच्छा, बिहार सरकार क्यों गई थी जान लीजिए। बिहार सरकार ये गई थी कि हमको ये आप एक गाइडलाइन दीजिए कि क्या हम बीएड वालों को शामिल करें कि ना करें। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से बीएड और डीएलएड की बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमें गाइडलाइन दिए ताकि हम अपना रिजल्ट जारी कर सकें। तो कहा, तो बोपन्ना साहब की बेंच ने कहा कि भाई ये केस चूंकि हम लोग देख ही नहीं रहे हैं, ये केस देख रहे हैं अनिरुद्ध साहब, तो आप उनके पास जाइए, वही आपको बताएंगे। लेकिन अनिरुद्ध साहब के जो है बेंच ने ऑलरेडी डिसीजन दे रखा है डीएलएड वालों के पक्ष में कि भाई बीएड वालों को इनसे बाहर किया जाए। तो बिहार सरकार जान गई कि अगर हम वहां जाते हैं तो हमको डांट भी पड़ सकती है। पहली चीज कि जब ऑलरेडी आपको डिसीजन दिया जा चुका है, इसके पहले भी 28 अगस्त को आप आए हैं, आपको बताया जा चुका है, फिर आप वो चीज लेके आ रहे हैं। तो इसलिए जो है बिहार सरकार ने अपना एसएलपी वापस ले लिया कि भाई चलो हम आगे देखेंगे। फिर अभी जो है बीएड के जो छात्र थे, उनके जो नेताओं ने, जो भी आपके लोग हैं, वो कोर्ट में पहुंचे कि साहब जो छत्तीसगढ़ का मैटर चल रहा है, तो ये जो बोपन्ना साहब का बेंच था, इसी ने छत्तीसगढ़ के मामले में भी जो है निर्णय दिया था। अब उसमें निर्णय सब लोग जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ में कह देता हूं कि उसमें दरअसल क्या थी कि परीक्षा हो गई थी, परीक्षा का रिजल्ट आउट हो गया था और काउंसलिंग चल रही थी। ये नहीं था कि काउंसलिंग चल रही थी। तो बहुत सारे लोग गए केस को लेके। तो बोपन्ना साहब की कोर्ट ने डिसीजन दिया कि साहब जो काउंसलिंग चल रही है उसको चलने दीजिए, इस प्रक्रिया को रोकिए मत। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो डिसीजन वहां हाई कोर्ट के हिसाब से होगा। रायपुर हाई कोर्ट डिसाइड करेगी क्या करना है, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगी। हम अभी डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि काउंसिलिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो चलने दीजिए। तो पता लगा वहां ज्वाइनिंग भी बढ़ने लगी। अब वो सब मैटर एक अलग है। तो अब वही सेम मैटर लेके जो है बीएड की तरफ से और जो है हमारे प्रशांत भूषण जी गए और बोपन्ना साहब के केस में थे, तो उन्होंने उनसे यही कहा कि जिस प्रकार आपने डिसीजन छत्तीसगढ़ में दिया है वहां पूरा का पूरा प्रोसीजर चल रहा था, तो उसी तरह हमारे यहाँ भी शुरू हो गया था। तो उसी तरह का कुछ आप डिसीजन हमें दे दीजिए। तो इस पे बोपन्ना साहब ने कुछ नहीं कहा चूंकि हमने पूरा वो केस अलग था, ये केस अलग हमें लग रहा है, तो इसमें हम डिसीजन नहीं दे सकते हैं। बेहतर होगा कि जिसके पास ये केस चल रहा था वहां जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक रूल रेगुलेशन है
कि कोई समान व्यक्ति के पास केस नहीं भेज सकता। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो बेंच जो है सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजता है और फिर वो डिसाइड करते हैं। रोस्टर का सिस्टम यही है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही डिसाइड करते हैं कि ये केस किसके पास जाएगा। तो इसलिए ये जो है केस चला गया है चीफ जस्टिस के पास। अब वो इस केस को सुनेंगे नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि इसके बारे में उनकी पूरी जानकारी नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे केस लिस्टेड होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप तुरंत लेके केस आए और तुरंत कर दिया, तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे लिस्टेड होंगे। और नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट का ये सिस्टम भी होता है या हाई कोर्ट का भी सिस्टम होता है कि जो सिमिलर केस देख रहा होता है उसी के पास केस को रिफर कर दिया जाता है। तो ये सिंपल चीफ जस्टिस के पास गया हुआ है, देखिए वो डिसीजन क्या लेते हैं। जैसा कि न्यूज़पेपर में पढ़ने को आ रहा है, बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं, कुछ जो है वकीलों से भी जो बात की तो उन्होंने कहा कि 20 तारीख की संभावना है। ये नहीं कि 20 तारीख को सुना ही जाएगा, 20 तारीख की संभावना है कि उसमें जो है चीफ जस्टिस साहब भेज सकते हैं अनिरुद्ध बोस के जो है कोर्ट में, उनके बेंच में भेजा जा सकता है। तो अब देखिए वो डिसीजन क्या होता है। लेकिन इस पूरे की पूरी प्रक्रिया अगर वो अनिरुद्ध बोस के जो है कोर्ट में चला जाता, बेंच में चला जाता है। सर एक और चीज मैं जानना चाहता हूं कि कैसे सर बिहार और छत्तीसगढ़ मामले में समानता है और समानता नहीं है, क्योंकि प्रशांत भूषण जी उसको ये साबित करने में लगे हैं बिहार के मामले को कि ये सेम छत्तीसगढ़ का ही मामला है। देखिए सिमिलरिटी की बात जो उन्होंने कही कि जैसे जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में पूरा का पूरा प्रोसीजर चल रहा था, तो उसी तरह बिहार में भी प्रोसीजर शुरू हो गया था। क्योंकि एडमिट कार्ड बढ़ गए थे, परीक्षा होने वाली थी, उसी बीच में जो है ये 11 अगस्त को डिसीजन आ गया। छत्तीसगढ़ में क्या था कि छत्तीसगढ़ में ये 2-3 स्टेप और आगे निकल चुके थे। वहां एडमिट कार्ड जारी हो चुका था, वहां परीक्षा हो चुका था, वहां रिजल्ट आ चुका था और वहां पे काउंसलिंग चल रही थी, यानी काउंसलिंग स्टार्ट चल रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये सब सही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया बोपन्ना साहब ने कि ये जो प्रोसीजर चल रहा है चलने दीजिए, इस पर कोई रोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन इस आधार पर नहीं लिया जाएगा। फाइनल डिसीजन वहां की हाई कोर्ट लेगी, उसके हिसाब से चीजें आगे चलेंगी। अच्छा, हो सकता है कि हाई कोर्ट डिसीजन लेगी और कोई उसके अगेंस्ट में चला जाए तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, यानी कुल मिला के वो केस वो भी जो है प्रोसीजर लटक सकता है। तो अब ये दोनों चीजों को सिमिलर इसलिए दिखा रहे हैं कि वहां भी प्रोसीजर चल रहा था, यहां भी प्रोसीजर चल रहा था। और ऐसे में कहा जाता है, कोर्ट की भाषा में कहा जाता है कि अगर कोई गेम शुरू हो गया तो उसके नियम बीच में बदले नहीं जा सकते। ऐसा लोग मतलब इसमें अपनी तर्क दलील दे रहे थे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अब इसी कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या दोनों की प्रोसीजर को सेम माने कि नहीं माने। तो स्वाभाविक है बोपन्ना साहब ने कहा कि नहीं साहब, मेरे हिसाब से सेम नहीं लग रहा है, मैं इसमें कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। सेम रहता तो सुन लेते सर। हाँ सेम, अगर यहाँ पे काउंसलिंग चल रही होती सुन लेते और सुन के यही कहते कि आप ही काउंसलिंग चलने दीजिए और जो आगे होगा वहां का हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, उसके बाद हम लोग आगे की सुनवाई करेंगे। लेकिन उनको ऐसा नहीं लगा कि सेम है, उनको लगा कि नहीं साहब वो बहुत आगे बढ़ चुका था और ये अभी जो है बीच में था। जैसे आप देखते होंगे जो मैच होता है ना, वनडे का मैच होता है, तो उसमें एक ओवर के बाद अगर मैच आगे बढ़ चुका होता है तो दूसरा नियम लगता है और एक ओवर के नीचे होता है तो दूसरा नियम लगता है। वैसा ही कुछ इसमें भी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि साहब अनिरुद्ध बोस ही किस केस को देख सकते हैं, मैं नहीं देख सकता। लेकिन ये डिसीजन मैं नहीं लूंगा, ये डिसीजन चीफ जस्टिस साहब लेंगे। तो ये हुआ उसमें मसला। अब बात हुई कि अलग कैसे है, ये तो होगी सिमिलरिटी की बात करते हैं, ये अलग कैसे है। तो अलग का मैंने पॉइंट बताया कि वो बहुत आगे बढ़ चुका था, ये अभी शुरुआत भी नहीं हुआ था, सिर्फ एडमिट कार्ड ही आया था, ना कि अभी एग्जाम हुआ था। जबकि अगर देखा जाए तो एडमिट कार्ड, कई बार होता है कि एडमिट कार्ड जारी, जैसे मान ली पुलिस वाला एडमिट कार्ड जारी हुआ लेकिन पुलिस की परीक्षा नहीं हुई, तो ये एडमिट कार्ड जारी हुआ, इसको जो है प्रक्रिया की शुरुआत नहीं मानते जब तक परीक्षा ना हो जाए। और परीक्षा के बाद भी रिजल्ट भी कई बार कई कारणों से रुक जाता है, चेंज हो जाता है, फिर परीक्षा दोबारा भी करानी पड़ती है। तो इसलिए इसको प्रक्रिया की शुरुआत हो सकता है वो ना माने, वो कहे कि नहीं सभी परीक्षा भी नहीं हुआ था इसलिए प्रक्रिया को हम शुरुआत नहीं मान सकते। ये दोनों तर्क रखा जा सकता है। सर इन सब के बीच में सर क्या लगता है कि जब बिहार सरकार जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, लगातार जा रही है कि हमें आप क्लियर करें, गाइडलाइन दे, अपने ऊपर डिसीजन नहीं लेना चाहती है, रिजल्ट सर बीपीएससी को आपको अब क्या लगता है सर कि क्या भी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतजार बिहार सरकार करेगी या उससे पहले अपना क्लियर कर लेगी मामला? देखिए अगर देखिए हम लोग तो उस पद पे नहीं बैठे हुए हैं, ना ही हम लोग के पास कोई अथॉरिटी है कि हम लोग इस तरह की बातें कर सके। एक रिक्वेस्टिव नेचर में ये किया जा सकता है कि जो 9, 10, 11, 12 वाले हैं उनके रिजल्ट को जारी किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ताकि उन बच्चों को रिलीफ मिल सके। वो जो मानसिक ताड़ना में वो बेचारे झेल रहे हैं जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, तो उनको मिल जाए तो उसमें काफी लोग खुश हो जाएंगे कि चलो भाई मिल गया। और फिर आगे की जो भी जो नेक्स्ट भर्ती निकलनी है उसकी भी लोग तैयारी करनी शुरू कर देंगे। रही बात 105 वाली, तो 105 वाली लड़ाई जो है बहुत आसान नहीं है अभी। ऐसा नहीं कि रातों रात जारी हो जाएगा, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है कि क्या रिजल्ट जारी होना चाहिए कि नहीं, इस आधार पे कि बीएड वालों को शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए।
तो उसमें कोर्ट ने भी कोई क्लियर डिसीजन नहीं दिया है। जो अनिरुद्ध बोस साहब ने दिया था उसमें तो उन्होंने क्लियर किया है कि साहब नहीं, डीएलएड वाले ही रहेंगे, बीएड वाले बाहर होंगे, ये तो स्पष्ट रूप से है। लेकिन बिहार सरकार भी यही सोच रही है कि क्या बीएड वालों को बाहर करके दें या उनको शामिल करके दें। लेकिन बिहार सरकार जो काम कर रही है उससे तो यही लग रहा है कि वो बीएड वालों को बाहर करके ही रिजल्ट देगी, क्योंकि बीच में उन्होंने डीएलएड वालों का सारा डॉक्यूमेंट्स मंगा लिया था जो बीएड के छात्र नहीं भरे थे। तो ऐसे कंडीशन मुझे लगता है कि 20 को या जब भी सुनवाई हो तो उसमें इस तरह का कोई क्लियर कट डिसीजन फाइनल आना चाहिए। आ जाए तो सारी प्रक्रिया क्लियर हो जाए, ताकि अगर मान लीजिए बीएड वालों का नहीं होना है तो कम से कम अगले में वो लगेंगे बेचारे, उनकी कोई गलती नहीं, वो झेल रहे हैं। डीएलएड वाले बेचारे अपना हक लेके भी जो उनको चीज मिल नहीं रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। उधर उनके साथ बीएड वालों के साथ न्याय नहीं हो रहा है और डीएलएड वालों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इसमें दोनों बेचारे झेल रहे हैं, दोनों का परिवार झेल रहा है। तो इसमें क्लियर कट एक डिसीजन आ जाना चाहिए और मुझे लगता है कि 1 से 5 वाला फिर अब 20 से आगे खींचा जाएगा। सर इसमें सर दो और संस्था है जिसका हम बात करेंगे, एक एनसीटी और दूसरा बिहार सरकार। बिहार सरकार एक तो फैसला आ गया क्लियर था उसमें 11 अगस्त को, 28 अगस्त को गए, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार पार्टी नहीं थी लेकिन हम उनसे आशा करेंगे कि वो इसी के आधार पर जो है अपना एक कार्रवाई करेंगे। एनसीटी सर चुप्पी साधे हुए है, केवल अभी तक यही हुआ, अभी तक वो काम के नाम पर यही किए हैं कि अपने वेबसाइट पर और सभी सरकारों को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भेज दिए हैं। सर एनसीटी को लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, एनसीटी ने जो है अपना 6 महीने वाला जो ब्रिज कोर्स की बात कही थी उस पर वो केस हार चुके हैं और वो सारा का सारा मामला खत्म हो चुका है। इसलिए वो जानते हैं कि अगर हम दोबारा जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं डिसीजन इसी प्रकार का आएगा, इसलिए वो चुपचाप बैठे हुए हैं। तो वो ये मान के चले हैं कि 1 से 5 तक में अब हम लोग बीएड वालों को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि जिस आधार पे वो ये डिमांड किए थे, जिस आधार पे वो परमिशन दिए थे, वो परमिशन यही था कि डीएलएड वाले बच्चों की संख्या कम है। अगर आप जैसे आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आप बात करें आर्टिकल 19 जिसमें आपको सबको आजीविका का अधिकार है, आर्टिकल 21 की बात करें कि पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात करते हैं, इन तीनों आधार पे डीएलएड वाले जीत जाएंगे, क्योंकि हक उन्हीं का हुआ करता था। बाद में आपने ये कहा कि साहब डीएलएड वालों की संख्या कम है इसलिए हम बीएड वालों को मौका दे रहे हैं, तो स्वाभाविक एक सुप्रीम कोर्ट कहेगी चलिए बताइए अब इस समय डीएलएड वालों की संख्या कितनी है, तो स्वाभाविक उनकी संख्या बढ़ चुकी है। 3 लाख प्लस वो है, तो ये आप तो कह नहीं सकते कि कम है, क्योंकि बाकी अगर 9th 10th 11th 12th करें तो कुछ में तो जो है पोस्ट से कम ही बच्चे भरे हैं और कुछ में थोड़ा सा बस ज्यादा भरे हैं, तो उसके मुकाबले में तो डीएलएड वालों की संख्या ज्यादा हो गई। तो ऐसे कंडीशन में एनसीटी जानती है कि अगर हम कुछ भी लेके जाएंगे तो हमारे खिलाफ ही जो है ये सारा का सारा डिसीजन आएगा, इसलिए वो चुपचाप बैठ गई है। अब रही बिहार सरकार की बात, तो बिहार सरकार चूंकि वो जो राजस्थान कोर्ट वाला जो मसला था उसमें पार्टी नहीं थी, तो बाद में जाके उसने, तो जब पार्टी नहीं थी तो आपको कुछ पूछने का अधिकार ही नहीं, अब पार्टी हो तब ना पूछने का अधिकार। लेकिन बिहार सरकार गई कि साहब 11 अगस्त को डिसीजन आया, हमने जो है 25 अगस्त के पास एग्जाम कराया, अब हम क्या करें। तो कोर्ट ने कहा कि सब आप पार्टी नहीं थे तो हम आपको कैसे जो है आपको हम डिसीजन दे दें, कैसे आपको हम राय दे दें, पार्टी होते तब तो पहले पार्टी बनी। अब जब पार्टी बनने के बाद इन्होंने एसएलपी डाल दिया और जब एसएलपी डाल दिया तो फिर पीछे हट गई है। तो बिहार सरकार भी इस चीज के लिए क्लियर नहीं। और जो ये 20 तारीख का भी सुनवाई होगा वो बिहार सरकार से पूछा गया कि भाई आप क्या कह रहे हैं, तो बिहार सरकार ने कहा कि साहब उसमें तो डीएलएड वाली बात थी, इसमें बीएड वाली बात थी, आप ही डिसाइड करिए कि हम क्या करें। इसलिए बिहार सरकार कोई बहुत एग्रेसिव होकर काम नहीं कर रही है, वो चुपचाप देख रही है कि क्या वो डिसीजन देते हैं, उसी के हिसाब से वो निर्णय लेंगे। तो रमांशु सर थे और इन्होंने साफ क्लियर कट बताया कि क्या परिस्थितियां हैं और कहां पर जो है मामला फंसा हुआ है। तो देखिए 20 अक्टूबर को संभावित है कि सुनवाई होगी। अब ये प्रोसेस कितना लंबा खींचेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, देखा जाए तो डीएलएड वालों के भी वकील हैं, उनका भी अपना तर्क है, बीएड वालों का भी अपना तर्क है, राज्य सरकार का अपना तर्क है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, उसको भी फॉलो करना है। तो कहने का मतलब है कि चीजें बहुत अभी आसान होते हुए नहीं दिख रही है, कानूनी प्रक्रिया लंबा भी चल सकता है, लेकिन हम आशा करेंगे कि चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि बीएड वालों की भी या डीएलएड वालों की भी कहा जाए तो छात्रों की कोई गलती ही नहीं है और पिस रहे हैं वो। आशा करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।